नमस्कार। जी। सवाल ये है कि अगर किसी को मान लीजिए अपनी गिरफ्तारी का डर है, हम्म। तो क्या उसे अग्रिम जमानत मतलब एंटिसिपेटरी बेल के लिए सीधे हाई कोर्ट चले जाना चाहिए हम्म। या फिर पहले निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट जाना जरूरी है? हम्म। देखिए, हाल में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों ने ना इस बहस को फिर से हवा दे दी है। हाँ, ये मामला फिर से सुर्खियों में है। और ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो सीधे तौर पर जुड़ा है कि भाई मुश्किल घड़ी में न्याय पाने के लिए किसी के पास रास्ते क्या हैं। बिल्कुल, एक्सेस टू जस्टिस का सवाल है ये। हाँ, तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या है, पहले इस पर क्या विचार रहे हैं और अब आगे क्या हो सकता है। हाँ, देखते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ जा रहा है। हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल में क्या कहा है, उनके तर्कों के पीछे क्या सोच है और कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंचों ने पहले और हाल में भी कुछ अलग राय रखी है। हाँ, ये विरोधाभास समझना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों और पूरी न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं हालिया घटनाक्रम से। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस बात पर अपनी थोड़ी नाराजगी जाहिर की है कि लोग अक्सर अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट को छोड़कर सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच थी। हाँ। उनके सामने ये मामला आया था। और देखिए, उन्होंने ये तो माना कि कानून जो है यानी अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 482 है, जो पहले CRPC 438 थे। हाँ बिल्कुल, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही अग्रिम जमानत याचिका सुनने का अधिकार देती है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे तकनीकी भाषा में कहें तो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अच्छा, यानी शक्ति दोनों के पास है। शक्ति दोनों के पास है। लेकिन जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता की बेंच का जो असल जोर था वो इस बात पर था कि हमें अदालतों का जो एक स्थापित पदानुक्रम है, मतलब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, उसका सम्मान करना चाहिए। उनका मानना था कि भाई सामान्य परिस्थितियों में किसी को सीधे हाईकोर्ट जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर कोई असाधारण परिस्थिति है, कोई विशेष कारण है तो बात अलग है, लेकिन तब भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए। कारण दर्ज करने होंगे। कह रही है कि आम नियम यही होना चाहिए, पहले सेशन कोर्ट जाओ और केवल खास हालात में ही सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। हाँ, उनका झुकाव इसी तरफ साफ नजर आता है। और इसके पीछे सिर्फ पदानुक्रम का सम्मान ही नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते हैं व्यावहारिक चिंता भी है। क्या चिंता? बेंच ने कहा कि अगर लोग बिना किसी ठोस वजह से सीधे हाईकोर्ट आने लगेंगे तो सोचिए वहां ऐसी याचिकाओं की जैसे बाढ़ सी आ जाएगी। बोझ बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इससे न सिर्फ हाईकोर्ट पर काम का बोझ बेतहाशा बढ़ेगा, बल्कि एक तरह की, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, अराजक स्थिति या क्योटिक सिचुएशन, वो बन सकती है। मामलों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। इसके उलट अगर लोग पहले सेशन कोर्ट जाते हैं तो एक तरह से मामलों की छानबीन या फिल्टरेशन हो जाती है। फिल्टर हो जाते हैं केस। हाँ, एक तरह से बहुत से मामले शायद सेशन कोर्ट लेवल पर ही निपट जाएं, या तो जमानत मिल गई या याचिका खारिज हो गई। तो ऐसे में सिर्फ वही मामले हाईकोर्ट तक पहुंचेंगे जिन्हें वाकई हाईकोर्ट के दखल की जरूरत है। इससे पूरा सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम कर सकता है। ये बात दिलचस्प है कि उन्होंने सिर्फ हाईकोर्ट का बोझ कम करने की बात नहीं की, उन्होंने सेशन कोर्ट में सुनवाई के कुछ ठोस फायदे भी गिनाए। वो क्या हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया बेंच ने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशन जज जो जिला स्तर पर होते हैं वो अक्सर मामले के तथ्यों को और जो वहां की स्थानीय परिस्थितियां होती हैं उनको शायद बेहतर समझ सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, उन्हें जिले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से तुरंत और सीधी मदद मिल जाती है। अच्छा, हाँ। केस डायरी जैसी जरूरी चीजें भी उन्हें तुलनात्मक रूप से जल्दी मिल जाती हैं। और एक और बात, सेशन कोर्ट में अक्सर काम का बंटवारा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से होता है, मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, होता है। तो इससे क्या होता है कि एक जज अपने इलाके के मामलों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और शायद मामलों का निपटारा भी तेजी से हो सकता है। ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन अगर कानून, जैसा आपने शुरू में बताया, दोनों अदालतों को बराबर शक्ति देता है, तो फिर ये नियम कि पहले सेशन कोर्ट जाओ, ये हमेशा से इतना साफ क्यों नहीं रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंचों ने इस पर कभी अलग राय नहीं दी? यहाँ थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और यहीं पर यह मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हकीकत यही है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अलग अलग विचार सामने आए हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस नाथ और मेहता की बेंच की इस टिप्पणी से ठीक एक महीने पहले ही, यानी अगस्त 2025 में, सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच थी, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच।
उन्होंने मंजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में बिल्कुल अलग बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उस बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि अग्रिम जमानत के लिए आरोपी को पहले सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अरे हाँ, उन्होंने को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द भी कर दिया था, जिसने याचिकाकर्ता की अर्जी सिर्फ इसीलिए खारिज कर दी थी क्योंकि वो सीधा हाईकोर्ट आ गया था, सेशन कोर्ट नहीं गया था। तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। बिल्कुल। और जस्टिस कुमार और अंजारिया की बेंच ने कुछ पुराने महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला भी दिया था, जैसे कन्नूमुरी रघुराम कृष्णम राजू का 2021 का केस और अरविंद केजरीवाल का 2024 का केस। ये दिखाने के लिए कि देखिए, सीधे हाईकोर्ट जाने का रास्ता कानूनन बंद नहीं है। अरे बाप रे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग बेंचों की राय में सीधा टकराव हो गया। एक कह रही है पहले सेशन कोर्ट जाओ, दूसरी कह रही है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई आम आदमी या वकील भी क्या समझेगा? बिल्कुल, ये विरोधाभास साफ है। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार उठा है। ये मुद्दा पिछले कुछ सालों में कई बार अदालतों के सामने घूम फिर कर आया है। अच्छा। मिसाल के तौर पर 2023 में गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम असम राज्य का एक मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जजों की बेंच ने इस सवाल पर विस्तार से विचार करने का फैसला किया था कि क्या हाई कोर्ट अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके किसी अग्रिम जमानत याचिका को सिर्फ इसलिए खारिज कर सकता है कि भाई तुम पहले सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए। यानी क्या हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन है या नहीं? बिल्कुल, यही सवाल था। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो भी ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, 2003 में केरला हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बालन बनाम केरला राज्य केस में साफ कहा था कि अग्रिम जमानत के लिए पहले सेशन कोर्ट जाना जरूरी नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। 2003 में? हाँ। और फिर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच, 5 जजों की बेंच ने भी यही माना था कि जो सीआरपीसी की धारा 438 है, अब बीएनएसएस 482, उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि पहले सेशंस कोर्ट ही जाना पड़े और विशेष परिस्थितियों में सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कानून की व्याख्या को लेकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग अदालतों में और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंचों के बीच भी मतभेद रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। अब जब जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता की बेंच के सामने ये ताज़ा मामला आया, मोहम्मद रसिल सी बनाम केरल राज्य, और उन्हें ये विरोधाभासी विचार दिखे होंगे, तो उन्होंने क्या ठोस कदम उठाया है अब? हाँ, बिल्कुल। इस विरोधाभास को देखते हुए जस्टिस नाथ और मेहता की बेंच ने सिर्फ अपनी राय जाहिर करके बात खत्म नहीं की, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। क्या किया? उन्होंने तय किया कि ये जो प्रथा है सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की, इसकी उपयुक्तता यानी एप्रोप्रिएटनेस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि ये खास मामला केरल हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने केरल हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है। और इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल को सुलझाने में अदालत की मदद के लिए उन्होंने एक बहुत अनुभवी सीनियर एडवोकेट श्री सिद्धार्थ लूथरा को न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी? हाँ, न्याय मित्र। एडवोकेट जी अरुधरा राव उनकी सहायता करेंगे। न्याय मित्र का काम होता है अदालत को निष्पक्ष रूप से कानूनी पहलुओं पर सलाह देना, खासकर जब मामला पेचीदा हो और उसमें बड़े कानूनी सवाल शामिल हों। अच्छा, तो मतलब ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि अब इस पर और गहराई से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बड़ा मुद्दा माना है जिस पर स्पष्टता की जरूरत है, और इसीलिए न्याय मित्र की नियुक्ति भी की गई है। तो अब उम्मीद करें कि इस पर एक विस्तृत फैसला आएगा। हाँ, बिल्कुल सही। ये मामला अब आगे चलेगा। नोटिस जारी हो चुका है, न्याय मित्र नियुक्त हो गए हैं, तो अब विभिन्न पक्षों को सुना जाएगा, कानूनी तर्कों पर बहस होगी, और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस उलझन भरी स्थिति पर एक साफ और डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करेगा। जो मामला इस पूरी बहस का केंद्र बना, उसका पूरा नाम है मोहम्मद रसल .सी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य। ये स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल संख्या 6588/2025 है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट जाने का मुद्दा उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। एक तरफ तो अदालती पदानुक्रम बनाए रखने, निचली अदालतों की भूमिका को महत्व देने और हाई कोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने की वाजिब चिंताएं हैं। बिल्कुल वाजिब चिंताएं हैं। और दूसरी तरफ कानून ने जो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन दिया है, मतलब हाई कोर्ट को भी याचिका सुनने का अधिकार है। साथ ही ये सवाल भी उतना ही बड़ा है कि जब किसी व्यक्ति पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, तो क्या उसे जल्द से जल्द न्याय पाने के लिए सीधे उच्च अदालत जाने से रोका जाना चाहिए?
हाँ, ये भी तो सोचना पड़ेगा। जस्टिस नाथ और मेहता की बेंच का जो हालिया रुख है वो निश्चित रूप से सेशन कोर्ट को प्राथमिकता देने और एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने की तरफ इशारा करता है ताकि सिस्टम ठीक से चले। लेकिन जैसा हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंचों ने पहले भी और हाल में भी इस बात पर जोर दिया है कि कानून सीधे हाई कोर्ट जाने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं लगाता। और जरा सोचिए, कोई व्यक्ति है जो किसी दूर दराज के इलाके में रहता है, उसके लिए शायद किसी बड़े शहर में स्थित हाई कोर्ट जाने के बजाय अपने जिले के सेशन कोर्ट जाना ज्यादा आसान हो, ज्यादा सुलभ हो। हाँ, ये भी एक पहलू है। वहीं दूसरी तरफ कोई मामला बहुत जटिल है या किसी को लगता है कि स्थानीय स्तर पर शायद उसे निष्पक्ष सुनवाई ना मिले, तो वो व्यक्ति शायद सीधे हाई कोर्ट जाना चाहेगा। स्थितियां तो अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल हो सकते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है, नोटिस जारी किया है और न्याय मित्र भी नियुक्त कर दिया है, तो ये उम्मीद तो बढ़ गई है कि इस कानूनी दुविधा पर जल्द ही कोई निर्णायक फैसला आएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये फैसला सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये तय करेगा कि संकट के समय न्याय का दरवाजा उनके लिए कितना और कैसे सुलभ है। तो अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वो उन असाधारण परिस्थितियों यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को कैसे परिभाषित करते हैं जिनमें सीधे हाई कोर्ट जाना जायज माना जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि अदालतें इस नाजुक संतुलन को कैसे साधेंगी। एक तरफ न्यायिक प्रणाली की अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी दक्षता है, उसका पदानुक्रम है, तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, उसकी स्वतंत्रता दांव पर लगी होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच अलग अलग दिशाओं में संकेत दे रही हों, तो इस संतुलन को स्थापित करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये महज एक प्रक्रिया का सवाल नहीं है, ये तो न्याय तक पहुंच के मूल सिद्धांत से जुड़ा एक बहुत अहम प्रश्न है, जिसका जवाब आगे की दिशा तय करेगा।